बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको निर्मला ताई। दोस्तों, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? रीज़न ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बजट दिया और बजट प्रस्तुत करते से ही स्टॉक मार्केट जो है पूरा लाल ही लाल है। और ताज्जुब मुझे ये हो रहा है कि जितने भी समीक्षकों की बात मैं सुन रहा हूँ टीवी पे, वो सब के सब लोग जो है इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। उनको इस बजट में क्या अच्छा दिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा, परंतु मैं इस बजट को जो है बहुत ही लो स्कोर दूंगा। कारण क्या है, मैं आपको आज के इस करंट अनप्लग बाय राजीव के वीडियो में विस्तृत रूप से समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ कीजिएगा, मैं लैपटॉप को हाथ में पकड़ के जो है वो ही वीडियो बना रहा हूं, तो अगर मैं थोड़ा भी हिलूंगा तो स्क्रीन मेरा हिलेगा। एनीवेज, तो कहने का अर्थ ये है कि इस बजट को यदि हम संक्षेप में समझें तो ये बजट जो है ये सर्विस सेक्टर की तरफ मुड़ता हुआ बजट है। पिछले 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर डाला था, और ये जोर डालने के बाद जब उनको समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया अभी तक, तमाम तरीके की स्कीम्स के बाद भी, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने लॉन्च की थी, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन 14 से 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, वहीं का वहीं जो है ये आज बना हुआ है। तो अब जाके जो है थोड़ा सा इनको, इनके दिमाग के चक्षु खुले और इनको समझ में आया कि भैया हमारा कोर स्ट्रेंथ जो है वो है सर्विसेज, तो क्यों ना हम सर्विस सेक्टर की तरफ ही ध्यान दें। और जैसा कि आज निर्मला सीतारमण जी के बजट में आपने भाषण में सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि 2047 तक वो चाहती हैं कि भारत जो है वो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में 10% कंट्रीब्यूट करे। आज ये कुछ 3.5 से 4.5% के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उनका ये मानना है कि भैया ये जो है ये 10% चला जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने तमाम तरीके की सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड जो चीज़ें थी उसी पे बहुत ज़्यादा रोशनी डाली, उसी पे बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला। आप सुनेंगे उन्होंने टूरिज्म के ऊपर में बहुत सारी बातें की कि भारत को कैसे टूरिज्म सेक्टर में अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करना चाहिए। उन्होंने हॉस्पिटल्स पे बात की, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत जो है वो ग्लोबल मेडिकल हब के रूप में डेवलप हो। उन्होंने एजुकेशन के लिए भी कहा कि भाई भारत जो है वो एजुकेशन हब में कन्वर्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो जीसीसी जो है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उसके लिए उन्होंने जो है कुछ टैक्स में रियायत दी है। तो मोटा मोटी जो पिछले 11 साल से ये सरकार प्रयास कर रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग में हाथ पैर मार के जो है कुछ इंडिया का शेयर बढ़ाया जाए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, और इंडिया की जीडीपी में भी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाया जाए, उनको दिख रहा है कि वो चीज सफल नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए ये जो बजट है ये सर्विस सेक्टर की तरफ ओरिएंट होता हुआ नजर आ रहा है। परंतु दुख की बात है कि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कि हर देश जो है वो अपने सीमाओं के भीतर ही जो है वो प्रयास कर रहा है कि बिजनेस डेवलप किए जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस हो। हमने देखा कैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, हमने देखा कैसे तमाम कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही हैं। इंडिया उस टाइम में सर्विस सेक्टर पे जोर डाल रहा है, ये कितना आगे सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरा जो इस बजट का, मैं पहले पॉजिटिव थोड़े पॉइंट्स पे बात कर ले रहा हूँ। दूसरी जो उल्लेखनीय बात मुझे इस बजट में लगी वो ये लगी कि भाई जो इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, यूके के साथ में किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ में किया है, हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, उसके पहले जापान के साथ भी हुआ है, काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ में इंडिया का यूएई के साथ में हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो बॉटल नेक्स थे कस्टम्स ड्यूटी को लेके, वो उन्होंने कम करने का प्रयास किया है। जो पहले 8 स्लैब हुआ करते थे उसको घटा के 3 स्लैब कर दिए हैं। तो ये भी एक दो जो है वो मुझे, पहली जो सर्विस सेक्टर की तरफ ओरिएंट होने वाली बात है वो भी पॉजिटिव बात नहीं है, वो तो है ही। इंडिया का स्ट्रेंथ जो है वो सर्विस है। ये लोग मूर्खता कर रहे थे अभी तक कि भैया सर्विस को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग के पीछे पड़े हुए थे। चाइना कैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग का डोमिनेंस जो है वो छोड़ देगा, वो स्पेस कैसे छोड़ देगा। तो 11 साल तक प्रयास करने के बाद अब इनको समझ में आया कि भाई कुछ होने जाने का नहीं है। और
एक अच्छा काम जो इन्होंने किया वो मैंने आपको बता दिया कि कस्टम्स में ड्यूटीज जो हैं वो कम, मतलब रियलाइजेशन जो स्लैब्स हैं उसको कम किया है। तो ये दो चीजें हुई। अब जरा इनका जो नेगेटिव जो मुझे बहुत चुभी हैं चीजें, उस पर मैं जरा आपको आपसे उसके बारे में विस्तृत रूप से बात करना चाहूंगा कि इस बजट में मुझे क्या चीजें खली हैं, क्या चीजें नेगेटिव लगी। सबसे पहला जो नेगेटिव है वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसको फ्यूचर्स में 150% बढ़ा दिया गया और ऑप्शन में 50% बढ़ा दिया गया। अब आप देखिए कि 2020 में जब कोविड लगा था, जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से हमने देखा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग जो है इंडिया में भयानक रूप से बढ़ी। जो 4.5 करोड़ 4.4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे 2019 में, वो बढ़ के 23-24 करोड़ हो गए डीमैट अकाउंट। तो आपने 6 साल में लोगों को तो आसानी से ट्रेडिंग अकाउंट खोलने दिया। पहले जब बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, आपने लोगों को सट्टा बाजारी का जो है वो एक तरीके से चस्का लगा दिया। तो अब आप ये देख रहे हो कि इन सट्टा बाजारियों की गर्दन मरोड़ के कैसे पैसा निकाला जाए। ये झूठी बात है, खोखली बातें हैं, बकवास बातें हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए एसटीटी लेके आया गया है, क्योंकि जितना रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड करता है उतना नुकसान खाता है। 10 में 9 रिटेल इन्वेस्टर नुकसान खाते हैं। मेरा कहना है कि यदि यही बात थी तो आपने 2022 में क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया, जब आपके पास में 3 साल के डाटा थे कि तेजी से जो है वो डीमैट बढ़ रहा है। मेरे जैसे पत्रकारों ने ना जाने कितनी बार फॉर्च्यून इंडिया में लिखा ये आर्टिकल, इसके ऊपर में आप मेरा नाम टाइप करके फॉर्च्यून इंडिया टाइप करके वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मैं एक दो लगे तो डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर कहने का अर्थ है कि पहले तो आपने चस्का लगने दिया, उसके बाद में अब आप बोल रहे हो कि हम जो है वो इस चस्के को दूर करने के लिए जो है एसटीटी को बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होने वाला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जो मैसिव लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि कैश मार्केट में जो भी उनकी पोजीशन रहती है उसको हेज करने का प्रयास करते हैं। एफआईएस पहले से इंडिया से भाग रहे हैं, चिड़े हुए हैं। 1.5 लाख करोड़ जो है लास्ट ईयर वो निकाल चुके हैं। अब आप उनको और चिढ़ाने वाला काम कर रहे हो। देश में पूंजी जो है वो लेके आने के बदले आप देश से पूंजी कैसे भागे, इसका आपने पूरा का पूरा एक तरीके से व्यवस्था कर दिया। आप ये समझ के चलिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा तो जो है वो एफआईज हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। और जो दूसरी ब्रीड तैयार हुई है ट्रेडिंग में वो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स की, एचएफटी की। तो एचएफटी जो है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स और एफआईएस, इन दोनों को भारी नुकसान होने वाला है आने वाले दिनों में, और ये इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ छोड़ के निकलेंगे। तो ये एक बड़ा हमारे मार्केट के लिए जो है बहुत बड़ा आने वाले दिनों में संकट के बादल गहरा सकते हैं। पूरा इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पे कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमको कल नजर आएगा, क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन में स्टॉक मार्केट्स बंद रहते हैं, इसलिए सही इम्पैक्ट अभी तक समझ में नहीं आया। कल किस तरीके से ओपनिंग होती है, कल कितना मार्केट जो है बढ़ने लायक तो कुछ काम हुआ नहीं है, कितना गिरता है, वो डिफाइन करेगा कि आगे आने वाले दिनों में हमारा स्टॉक मार्केट क्या रुख ले सकता है। तो आपको यदि सट्टा बाजारी बंद ही करना था तो आपने ये सट्टा बाजारी बंद करने के लिए क्यों नहीं जो नेटवर्थ का रूल है वो लगा दिया कि भाई जिनका नेटवर्थ 50 लाख के ऊपर है वही लोग सट्टा बाजारी कर सकते हैं, वही ट्रेडिंग कर सकते हैं। या आपने मार्जिन मनी क्यों नहीं बढ़ा दिया? ये आसान तरीके है। आप एक तरफ तो सट्टा बाजारी चलने दे रहे हो और आप ये देख रहे हो कि उस सट्टा बाजारी से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू जो है बटोर ले, और फिर आप झूठ बोल रहे हो, आप एक मिथ्य क्रिएट कर रहे हो कि भाई हम तो लोगों को बचाने के लिए हमने टैक्स जो है वो बढ़ाया। अगर लोगों को बचाने के लिए बढ़ाया तो भाई आप नेटवर्थ का रूल ले आओ, या फिर आप मार्जिन मनी जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए वो बढ़ा दो। आप टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? टैक्स आप इसलिए बढ़ा रहे हो क्योंकि आप जो है वो बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हो। आपने पहले लोगों को जो है सट्टा बाजारी करने का शौक जो है वो उनके अंदर में डेवलप होने दिया, निर्मित होने दिया, और अब आप देख रहे हो कि वो जो सट्टा बाजारी कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सट्टा बाजारी से हम कैसे ज्यादा ज्यादा पैसे खींच लें। तो ये चीज मेरे को अखर रही है, ये मेरे को खराब लग रहा है। ये तरीका नहीं है सट्टा बाजारी रोकने का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है उसमें ट्रेड कम होने के लिए। ये कोई तरीका नहीं है। आप जो है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को पेनलाइज कर रहे हो, जो अपने कैश मार्केट की पोजीशंस को जो है एक तरीके से हेज करने के लिए फ्यूचर या ऑप्शंस में जो है वो ट्रेड करते हैं। अब वो भी आपने मतलब वो हेजिंग का जो है वो आपने समस्या खड़ी कर दी। मैं तो खैर एफएनओ में ना के बराबर काम करता हूं, पर मैं बहुत सारे
मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ जो एफएनओ में काम करते हैं और वो हेजिंग उनका मेन पर्पस रहता है। बट ठीक है, चलिए अब ये कर दिया, कुछ किया नहीं जा सकता है। बट ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव होने वाला है। ऑलरेडी पिछले 6 साल में एफआईआईएस का स्टेक जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो 21% से घट के 16.5% हो गया है। और मुझे लग रहा है कि एसटीटी बढ़ाने के बाद से ये उससे भी कम आएगा, एफआईआईएस छोड़ छोड़ के इंडिया को भागेंगे। तो पहली चीज जो मुझे खराब लगी वो तो ये लगी। दूसरा जो खराब चीज लगा वो ये है कि भाई इन्होंने जो है ना पूरा हवा हवाई बजट दिया है। हवा हवाई बजट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो बाहर से कंपनीज आके डाटा सेंटर इंडिया में लगाएगी उसको 2047 तक जो है प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप बताइए, जितनी भी डाटा सेंटर लगाने वाली कंपनीज हैं सब अमेरिकन हैं अधिकतर। आपको क्या लगता है कि फेसबुक, गूगल है, अमेजॉन, आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये यहाँ पे आके क्या डाटा सेंटर इसलिए लगाएंगे कि उनको प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? और मजे की बात ये है कि ये उसी प्रॉफिट पे है जो आप फॉरेन क्लाइंट्स को, यानी भारत के बाहर के क्लाइंट्स को जो आप सर्विसेज दे रहे हो उस पे आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त हिदायत है ये सारी अमेरिकन कंपनीज को कि अमेरिकन लोगों का डाटा जो है अमेरिका के बाहर नहीं जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने डाटा की पॉलिसी बनाई है, लोगों को पता नहीं होगा। वहां पे भी जो है आप बाहर जो है इंडिया जैसी कंट्री में यूरोपियन यूनियन के लोगों का आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये किसके लिए, मतलब आपने ये नियम बनाया कि आप फॉरेन के जो क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो उनके ऊपर में कोई टैक्स नहीं, मतलब उस प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट यदि आप इंडिया की कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आपको जो कॉर्पोरेट टैक्स आप दे रहे हो 22% वही आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई रियायत नहीं है। तो भाई यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की कंपनीज यहाँ लगाने नहीं वाली हैं क्योंकि उनकी कंट्री के रूल्स वैसे हैं। अमेरिका के भी रूल्स ऐसे हैं कि वहाँ अमेरिकन लोगों का डाटा इंडिया में स्टोर करने का प्रयास नहीं होगा। तो ये आप किसके लिए लगा रहे हो? पाकिस्तान के लिए? वो तो एनिमी नेशन है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उनके देश के लोगों का डाटा जो है वो इंडिया में स्टोर हो। चाइना चाइना तो अमेरिकन कंपनीज को नहीं घुसने दे रहा अपने देश में, तो आपको लग रहा है कि अपने देश की कंपनीज को वो इंडिया में डाटा सेंटर लगाने देगा? तो ये खाली हवा हवाई वाली बात है। इन्होंने न्यूज़पेपर में कुछ दिनों में 3-4 वर्ड्स पढ़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर। ये पिछले 1 साल से ये वर्ड्स जो है न्यूज़पेपर्स में बहुत चल रहे हैं। तो सोचा भैया इस पे हम कुछ बना देते, किसी ब्यूरोक्रेट का दिमाग चला होगा कि इस पे कुछ करते हैं, लोग बहुत वाहवाही करेंगे कि हाँ हम सेमीकंडक्टर, हम एआई पे कितना देखो काम कर रहे हैं, डाटा सेंटर पे कितना काम कर रहे हैं। पर हंसी वाली बात यह है कि इंडिया डाटा सेंटर में सबसे मेन चीज होती है चिप्स। इंडिया की कोई कंपनी चिप्स ही नहीं बनाती भाई, जिस लेवल के चिप्स चाहिए। आप बाबा आदम के जमाने के कुछ चिप्स बनाओ तो बात अलग है, जिसका कंप्यूटेशनल पावर बहुत कम हो। आज जो वर्ल्ड में बड़ी बड़ी चिप्स बनाने वाली कंपनीज है वो एनवीडिया है, ब्रॉडकॉम है, एएमडी है, इंटेल है, हुवई है। इसमें इंडिया की कौन सी कंपनी है आप मेरे को बताइए। तो ये डाटा सेंटर लगेंगे कहाँ से भाई? आप अदानी अंबानी ये कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अदानी अंबानी लगाएंगे डाटा सेंटर। डाटा सेंटर के नाम पे बहुत सारी जमीनें इनको अलॉट हो जाएंगी और फिर ये रियल स्टेट का गेम जो है वहां चालू हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है। और ये फॉरेन की कंपनी से चिप्स लेके आएंगे तो इंपोर्ट हमारा और बढ़ेगा घटने के बदले, क्योंकि कंप्यूटेशनल पावर जो चाहिए एआई को, डाटा सेंटर को चलाने के लिए, वो हमारी कुव्वत, हमारी औकात नहीं है कि हम उस तरीके के चिप्स बना सकें। तो ये फॉरेन से आप इंपोर्ट करके ही लाओगे, आप इंडिया के अंदर में ऐसे चिप्स नहीं बना सकते हो। तो ये हवा हवाई बोलना कि भाई 22 साल तक प्रॉफिट जो है वो आपको प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अरे ये तो बताओ कि ये 22 साल सिर्फ फॉरेन में जो लोग हैं उनको ही सर्विसेज या फॉरेन की कंपनीज को ही सर्विसेज देके अगर बचेगा तो भाई कौन सी फॉरेन कंपनी कंट्रीज हैं जो अपनी कंपनीज को अलाउ कर रही हैं कि वो इंडिया में डाटा सेंटर जो है वो बनने दें और वहां पे अपने देश के लोगों का डाटा जो है वो स्टोर होने दें। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है कल सारे न्यूज़पेपर्स क्या आर्टिकल लिखने वाले हैं, कल सारे टीवी चैनल्स में आज और कल क्या चलने वाला है। यही बात करेंगे कि ये सरकार जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए देखो कितना कुछ कर रही है, एआई के ऊपर में कितना कुछ कर रही है, पर होगा कैसे? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ये भी पीएलआई स्कीम टाइप हो जाएगी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम टाइप हो जाएगी कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। 11 साल बाद समझ में आया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं। उसी तरीके की चीज जो है
मुझे ये यहाँ ये डाटा सेंटर के भी जो है उसमें ये लग रहा है कि भाई ये भी जो है हवा हवाई है, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। तो सेकंड जो चीज मुझे चुभी वो ये थी। थर्ड जो चीज मेरे को बहुत नेगेटिव लगी है वो ये है कि भाई आपकी जो ग्रॉस मार्केट बोरिंग है वो आप बता रहे हो 17 लाख करोड़ के ऊपर होने वाली है, 17.2 लाख करोड़। सरकार ने जो बजट दिया है वो टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया है कुछ 53.5 लाख करोड़ का, ठीक है। और मतलब 17.5 लाख करोड़, 17.2 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज यदि ग्रॉस बोरिंग है, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रॉस अर्निंग यही 53.5 में से 17.2 माइनस कर दीजिए तो उतनी है आपकी अर्निंग। तो आप मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये 16 लाख करोड़ के आसपास होगा, पर आप 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो आपकी ग्रॉस बोरिंग बढ़ गई है। तो जब इतना पैसा भारत सरकार बॉन्ड के माध्यम से उठाती है तो क्या होता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए डेट या लोन उठाना महंगा हो जाता है। इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वही लोन ले मतलब वही लोन ले रही है। अब चूंकि गवर्नमेंट की सोवेरियन रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो किसी भी कंपनी से बेहतर रहती है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग के हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय होते हैं। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को कम दामों पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। परंतु जो प्राइवेट कंपनीज हैं, खासतौर पे एसएमईज, इनके लिए डेट जो है अगर ग्रॉस मार्केट बोरिंग बढ़ा भारत सरकार का तो बहुत ज्यादा इनके लिए बढ़ जाएगा। एक चीज ये हुई। चौथा चीज जो मुझे नजर आ रहा है कि ये जितने भी इन्होंने रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की बात की है वो सब ये सोच के किया है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। पर ऑयल के प्राइसेस मान लीजिए अक्टूबर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तब आप क्या करोगे? ये जितने भी प्रोजेक्शंस हुए हैं इसमें ऑयल के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा उसको माना नहीं गया है कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। आज आप देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वही अच्छी खासी हो गई है, एग्जैक्ट नंबर मेरे सामने नहीं है बट अच्छी खासी, मेरे ख्याल से 1.12 लाख करोड़ है, कुछ ऐसा है। और तो ये यदि नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि भाई आपका ये बढ़ना ही बढ़ना है। और जो एक चीज जो मुझे थोड़ा सा अखरा, वो ये अखरा कि भाई टोटल बजट जो है वो 53.4 लाख करोड़ का है। आपको मालूम है कि जो आप एक्सपेंडिचर करते हो वही टोटल बजट का साइज होता है। 53.4 लाख में मतलब 5.92 लाख करोड़, 5.74 लाख करोड़ जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, इतना हमारा डिफेंस बजट है। तो भाई हम एक तरफ चाइना से गिने, दूसरी तरफ पाकिस्तान से गिने, हमारा डिफेंस बजट ही इतना कम है। और ये डिफेंस बजट का भी मेन पैसा जो है वो लोगों, जो सैनिक है उनकी पेंशन, सैलरी, इन सब में चला जाता है। जो हथियार खरीदने, हथियार बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत कम है। सरकार ने इस बार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ का रखा है। बट ये भी इंगित करता है कि प्राइवेट सेक्टर ने अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना शुरू नहीं किया। और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा, उनकी बैलेंस शीट में कैश है, कैश होने के बाद भी वो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं इंडिया के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये जरा आप लोग सोचिए। इसका सीधा सीधा रीजन है कि उनको दिख रहा है कि भाई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो जो भी नई फैक्ट्रीज बनाएंगे, नए इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस वो बिकने लायक मार्केट ही नहीं है इंडिया में। लोगों की अर्निंग बहुत कम है, लोगों की अर्निंग कम है, तो हम ये नई फैक्ट्रीज लगा के क्यों अपने सरदर्दी बढ़ाएं। और फॉरेन के मार्केट में हम चाइना से compete नहीं कर पाते हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन से compete नहीं कर पाते हैं, तो कोई अर्थ नहीं बनता है कि हम नया लोन लेके जो है फैक्ट्रीज लगाएं। तो इसीलिए भारत सरकार को ही जो है वो हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ रही है, उसी को मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मैंने आप लोग को कई सारे वीडियोस में जीडीपी का फॉर्मूला भी बताया है कि जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी यहाँ कंजम्पशन है, जो मैं और आप उपभोग करते हैं वो है। जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है। आई जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जो हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट जो है वो स्पेंडिंग करते हैं, कॉर्पोरेट्स मेनली स्पेंडिंग करते हैं। और एक्स माइनस एम जो है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। तो ये जो जिस तरीके की बजट आज प्रस्तुत हुआ है, इसमें ट्रेड डेफिसिट कोई बहुत ज़्यादा घटता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सर्विसेज सेक्टर पे इन्होंने बात की है, हम देखते हैं कि कितना सर्विस सेक्टर से उनको आमदनी होती है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है और अमेरिका ने टैरिफ लगा के रखा हुआ है।
और अमेरिका अब अपने देश में इंडियन लोगों को घुसने भी नहीं दे रहा है। तो जो रेमिटेंस के थ्रू भारी मात्रा में पैसा आता था उसमें भी कमी हमें देखने को मिलेगी। अमेरिका की देखा देखी में यूरोपियन यूनियन भी जो है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत सख्त कर रहा है, यूके भी बहुत सख्त कर रहा है। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है गल्फ कंट्रीज भी बहुत सख्त कर देंगी। जो निम्न दर्जे के जॉब है, गाड़ी चलाना, नर्स, मतलब इस टाइप वाले जो काम है जो वहाँ के लोकल लोग नहीं करना चाहते, उस टाइप का काम जो है वो शायद इंडियन लोगों के लिए, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोगों के लिए वही जॉब बचे। बाकी के इसमें मुझे लगता है कि शायद वो क्लोज हो जाएगा। जैसे हाई क्रीम जॉब रहते हैं, हाई मतलब वाइट कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं, कि भाई आप चले गए एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल बन गए, मीडिया में कहीं जर्नलिस्ट बन गए, है ना। तो इस टाइप के जो काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, इस टाइप के काम के लिए मुझे लग रहा है कि ओपनिंग जो है वो कम होगी। दोस्तों, मोटा मोटी जो मुझे दिख रहा है नंबर्स के लेवल पे, इन्होंने ये कोशिश किया है कि भाई फिस्कल डेफिसिट जो है इस साल जो है 2025-26 का जो मार्च 31 को खत्म होगा FY26, उसमें इन्होंने बोला फिस्कल डेफिसिट 4.3% रहेगा, 4.4% रहेगा। और नेक्स्ट ईयर में ये फिस्कल डेफिसिट बोल रहे हैं 4.3% रहेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया फिस्कल डेफिसिट कम कैसे होगा। आपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाई हैं, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाई हैं, तमाम तरीके की लाडली बहना लाडला भाऊ जैसी योजनाएं आई रही हैं। आप उसमें जो है मतलब भले ही वो आपकी स्कीम्स नहीं है, बट आप 80 करोड़ लोगों को फुकट का राशन बांट ही रहे हो, वो आपने खत्म किया नहीं है। आपने जीएसटी के अंदर में जो डिवोल्यूशन है टैक्सेस का, मैंने पहले इसके बारे में वीडियो बनाया, आप जाके पुराने देख सकते हैं जीएसटी में डिवोल्यूशन क्या है। उसमें भी आपने 1.2 लाख करोड़ का जो है फिगर वो रखा ही है। तो भाई पैसे आएंगे कहाँ से, आपको कहाँ से पैसे आएंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने एक अजम्पशन डाला है कि बैंक और आरबीआई से इनको डिविडेंड के रूप में 3.16 लाख करोड़ का जो है वो आमदनी होगी। नंबर्स आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि दोनों हाथ में लैपटॉप पकड़ के मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो भाई ये वहां ये कर रहे हैं, बट बैंक्स भी तो तब आपको डिविडेंड देंगे ना जब उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, जब वो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। जब प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो कहाँ से आपको डिविडेंड दे देंगे। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट लास्ट ईयर 33,000 करोड़ था, उसको बढ़ा के इन्होंने 80,000 करोड़ कर दिया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आईडीबीआई बैंक का कंप्लीटली डाइवेस्टमेंट हो जाए, और हो सकता है कि भी डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी ये पैसे रेस करे। और भी कुछ कंपनीज हो सकते, LIC का बोल रहे हैं कि फॉलो ऑन ऑफर आएगा। आज की डेट में LIC का मात्र 3.5% शेयर ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हो सकता है 1.5 से 2% और ये मार्केट में फ्लोट करें, उसके थ्रू भी पैसा रेस करें। तो ये मोटा मोटी ये तरीका है मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का। और बहुत डिस इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं, और डिविडेंड्स पे बहुत ज़्यादा ये बैंक कर रहे हैं। मतलब 4 लाख करोड़ के आसपास इनको लग रहा है कि इनकी इनकम में 4 लाख करोड़ जो यहीं से आ जाएगा। 28 लाख करोड़ की जो नेट इनकी इनकम है उसमें। तो थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बट फिस्कल मैथ जो है सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत कम हो रहा है, वित्तीय घाटा इन्होंने कम कर दिया है। अब ये पेपर पे है, अगर वित्तीय घाटा कम हुआ है तो फिर ये तमाम तरीके की जो योजनाएं चला रहे हैं, लाडली बहना लाडला बहू, ये सब आनी नहीं चाहिए थी। 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, तो कैसे कम हो रहा है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। जीएसटी भी इन्होंने कम कर दिया है, इन्होंने एग्जम्पशन लिमिट डायरेक्ट टैक्स में भी लास्ट ईयर 12 लाख तक कर दी है। तो आमदनी तो इन्होंने अपनी तरफ से कम की है, तो मतलब फिर डेफिसिट कैसे कम करो, और हर जगह खर्चा इन्होंने बढ़ा ही दिया है। तो वो थोड़ा सा आने वाले दिनों में जब अभी इनका फाइन प्रिंट आएगा, पढ़ूंगा मैं, तो 1-2 दिन में हो सकता है मैं और इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊं। बट कुल मिला के ये जो बजट है, ये स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए जो है बहुत ही बुरा बजट रहा है। बिजली कौन थी उनके ऊपर में, ट्रेडर्स जो है वो धराशायी हैं, मर्मांतक प्रहार हुआ है उनके ऊपर में, मर्म से भरे हुए हैं। और आगे आने वाले दिनों में उनको लग रहा है कि भाई हम भारत सरकार को इतना ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो फिर आप एसटीटी क्यों बढ़ा रहे हो भाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाने के लिए एसटीटी आया था, बाद में हुआ ये कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बना रहा और एसटीटी भी बना रहा। तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई रियायत दी नहीं और एसटीटी बढ़ा दिया। तो और 2020 से आपने मार्केट के अंदर में नए नए लोगों को आने दिया, सट्टा बाजारी होने दिया, अब उन लोगों को जो है आप पेनलाइज कर रहे हो। तो ये ठीक नहीं है। मतलब ठीक है, काफ़ी आप टीवी और न्यूज़पेपर पे बहुत तारीफ वाले सुनोगे,
आप इस तरीके के बजट वर्ड्स बहुत सुनोगे, फिस्कल प्रूडेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, टूरिज्म पॉलिसी, है ना, और सर्विस सेक्टर को बढ़ाने वाला बजट, और मैन्युफैक्चरिंग को, सेंट्रल टैक्सेस को कम करने वाला, कस्टम्स को कम करने वाला, सिंप्लीफाई करने वाला बजट है। ये सारी चीजें बात की जाएगी। पर जो 3 बातें मैंने आप लोग के सामने रखी, पहली ये कि भैया ये एआई का जो आप घोषणा कर रहे हो, जो आप 22 साल का जो टैक्स बोल रहे हो कि लगाएंगे नहीं प्रॉफिट पे, फॉरेन की कंपनीज को, फॉरेन के कंट्रीज को यदि आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए, वो कैसे होगा आप ये बताइए। कौन सी ऐसी कंपनी है जो आ रही है फॉरेन की, जो इंडिया में डाटा सेंटर लगा रही है ये सोच के कि हम फॉरेन की कंट्री का डाटा यहाँ स्टोर करेंगे? वो थोड़ा एक खुलासा कीजिए। दूसरा, जो ग्रॉस मार्केट बोरिंग है ये बहुत ज़्यादा है, इतना होना नहीं चाहिए था। और तीसरा, ये जो आपने एसटीटी बढ़ाया, मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी जो है, आप ऑलरेडी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स छोड़ छोड़ के इंडिया को जा रहे थे, आपने उनको और चढ़ा दिया है। कुल मिला के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो है ये एफआईएस को चढ़ाने वाला है, ये अमेरिका को चढ़ाने वाला है, और ये ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की जो इतनी बातें की हैं, उससे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चाइना की तरफ बढ़ने का प्रयास है। तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत चाइना की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका से दूर जा रहा है, जो मेरे हिसाब से एक बुरी खबर है इंडिया के सॉफ्टवेयर सेक्टर और इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है और मिडिल क्लास, मीडियम क्लास जो फैमिलीज हैं उनके लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेन अर्निंग तो हमको अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से ही होता है, यदि हम आईटी की बात करें या हम सॉफ्ट वाइट कॉलर जॉब्स की बात करें। तो देखते हैं कैसी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में डेवलप होती है, कल मार्केट कहाँ खुलता है ये भी हम देखेंगे। होपफुली दोस्तों आपको पसंद आया होगा आज का ये मेरा बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही फास्ट मैंने एनालिसिस आप लोग के सामने प्रेजेंट किया, ज़्यादा नंबर ओरिएंटेड रखा नहीं। और जो बातें आप हर जगह सुनोगे कि इनकम में इतना जा रहा, डिफेंस में इतना जा रहा, ये फलाना ढिकाना, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो सब बातें मैंने बोली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, टीवी में या दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे 10 बार सुन लोगे। मेरा मेन जो फोकस था वो एनालिसिस पे था कि भाई ये किस तरीके से, मतलब कौन कौन से सेक्टर की ये बैंड बजाने वाला है, और मेरे ख्याल से जो है वो मैंने विस्तृत रूप से समझा दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे, थैंक्स।